जी भर रो लेने के बाद बिंदु घर वापस पहुंची तो विट्ठल उसके इंतजार में बाहर ही बैठा हुआ था। बिंदु बिना कुछ बोली चुपचाप अपने कमरे में चली आई। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और चारपाई पर उल्टी लेट गई। तभी किसी ने पीछे से आकर बिंदु के सर पर हाथ फिराया और वो हाथ झटककर चिढ़ते हुए बोली, हमको किसी से बात नहीं करनी। तभी उसकी दादी धीरे से लाठी की मदद से आगे की तरफ आई। उन्हें देखकर बिंदु झट से उठकर बैठ गई। दादी माँ आप? हाँ बिटिया, हम जानत हैं कि इस वक्त तुम अपने बाबा से बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए। विट्ठल ने जो किया बहुत गलत किया। हम भी अपने बचपन में तोहरी तरह थे। हम भी पढ़ना चाहते थे, उड़ना चाहते थे, इस गांव के आगे की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन हमारी किस्मत ने हमें सिर्फ 4 दीवारियों में कैद कर दिया। इतना बड़ा परिवार था, सुबह से चूल्हा जलाने में लग जाते थे और सारा दिन रोटियां बनाते कब बीत जाता मालूम ही न चलत था। दादी की बातें सुनकर बिंदु ने चुपचाप उनकी गोद में अपना सर रख दिया और वो आगे बोली, देखो बिटिया, हम जानत हैं कि हमारा बेटा विट्ठल गधा है, लेकिन तुम सोच के देखो तनिक, तुम्हारी जिंदगी औरों की तरह चूल्हा जलाकर या खेत जोत कर नहीं बीत रही। हम लाख चाहते थे कि हमें पोते का चेहरा देखना नसीब हो जाए, लेकिन हमारी तो किस्मत फूटी थी। पर तुम्हें जावा जैसे मौका मिला है, जाओ घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलो। दादी की बात सुनकर बिंदु उनकी गोदी से उठकर बोली, दादी माँ स्कूल? दादी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तेरे सपनों का राजकुमार आएगा तब पढ़ाई कर लेना, तेरा बाप तो बहुत खूसट है। दादी माँ की बात सुनकर बिंदु उनके गले लगकर बोली, हम क्यों सपने देखें राजकुमार के, हमारे पास और बहुत से सपने हैं। दोनों लोग बातें ही कर रही थी कि तभी बाहर से पटाखे जलाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी मिनी मुस्कुराते हुए बाहर से भागते हुए आई और तुरंत बिंदु के गले लग गई। मौसी माँ, आज तो घूमे घूमे जाएंगे, मुझे सुंदर वाले कपड़े पहना दो। जल्दी चली मौसी माँ, उठो। बिंदु को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो मीनू के साथ आंगन में चली आई। बिंदु, मिनी, विट्ठल और ललिता बड़े से उत्सव में जाने के लिए तैयार होने लगे। बिंदु ने आज नीले रंग का चिकनकारी का सूट पहना हुआ था। फिर ललिता आकर यहाँ उसकी नज़र उतारने लगी और उसने छोटी सी बिंदी निकालकर बिंदु के माथे पर लगा दी। मौसी माँ, हमको भी अपने जैसे सुंदर बना दो, मिनी बिंदु की चुन्नी खींचते हुए बोली। बिंदु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसे तैयार करने लगी। जहाँ एक तरफ बिंदु ने अपनी जिंदगी से समझौता सा कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ वीर की जिंदगी में खुशियाँ दस्तक देने से नहीं थक रही थी। वीर ने हल्के नीले रंग का चिकनकारी का कुर्ता पहना हुआ था। वीर के आने की खुशी में घर के नौकर पटाखे जला रहे थे। शाम हो चली थी और लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। योगी जी ने वीर को अपने पास बुलाया और अपनी कंपनी गुप्ता चिकन वाले के मेन स्टाफ पंडित और रामचरण से मिलवाया। पंडित और रामचरण भी वीर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। वीर के पापा और बाबा उसे लखनऊ के बड़े से बड़े बिजनेसमैन से मिलवा रहे थे। तभी यहाँ पर बिंदु अपने परिवार के साथ आई। बिंदु एक पल के लिए कोठी को देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनोरा में किसी का इतना बड़ा घर होगा। वो दीवारों पर उभरी हुई कांच के डिजाइन्स को छूकर देखने लगी और खुद से बोली, बाप रे, हमने तो हमेशा बाहर से ऊंची सी दीवारें ही देखी थी। ये कोठी तो इतनी बड़ी है कि सारा गांव इसमें समा जाए। कितनी सुंदर नक्काशियां हैं। बिंदु ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिनी को पकड़ा दी और उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कोठी की खूबसूरती देखने लगी। मिनी ने भी ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। आसमान में आतिशबाजी का दृश्य बड़ा खूबसूरत था। मिनी ने रंग बिरंगे आसमान की तरफ देखा और एक नज़र
नीचे डाली तो डर के मारे चिल्ला पड़ी। बिंदु मासी माँ। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग इन दोनों की तरफ देखने लगे। वीर भी इन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। बिंदु की तरफ देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आसमान में चल रहा आतिशबाजी से जलता हुआ एक कतरा बिंदु की चुन्नी पर आकर गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी चुन्नी ने आग पकड़ ली थी। वीर भागते हुए बिंदु के पास आया। अरे ये आग कैसे लगी? मेरे साथ चलिए। वीर बिंदु का हाथ पकड़कर उसे पुल की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तब तक बिंदु ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल जलती हुई चुन्नी पर खाली कर दी। बिंदु को ऐसा करते देखकर मिनी भागकर बिंदु के पास आई और उसने भी बोतल में बची हुई कोल्ड ड्रिंक बिंदु की चुन्नी पर डाल दी थी। चुन्नी की आग तो बुझ गई थी, लेकिन बिंदु की हरकतों ने वीर के दिल में एक अजीब सी आग लगा दी थी। बिंदु अपनी नजरें मटकाकर अपना हाथ छोड़ने के लिए वीर के सामने इशारे कर रही थी, लेकिन वीर तो उसमें खोसा गया था। वही काजल से सजी सुनहरी आंखें आज बिंदु के चेहरे पर धूल नहीं थी, लेकिन कोई मेकअप भी नहीं था। आज उसके बाल खुले हुए थे जो उसकी कमर तक झूल रहे थे। बिंदु ने जब देखा कि वीर उसे घूरे जा रहा था तो उसने झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया। अब जाकर वीर को होश आया था। उसने देखा कि सारे लोग उसे ही घूर रहे थे। बिंदु के पास उसकी माँ और बाबा आए और विट्ठल परेशान होते हुए बोला, बिटिया तुम ठीक हो ना? कहीं जल तो नहीं गई? बिंदु ने मुंह टेढ़ा करते हुए जवाब दिया, अब काहे पूछ रहे हो? हमको तो घर से भगाना है ना। हमको नहीं पता। इतना बोलकर बिंदु यहाँ से चली गई और फिर से कोल्ड ड्रिंक उठाकर पीने लगी और मिनी को भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ाकर कुर्सी पर फैलकर बैठ गई। तभी अचानक से वीर के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ी और सब लोग स्टेज की तरफ देखने लगे। वीर उत्साह से अपने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं हमारे परिवार के सबसे अहम सदस्य मेरे प्यारे दादाजी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। दादाजी ने चिकनकारी कला को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका संघर्ष और उनकी मेहनत ने हमें एक नए स्तर पर पहुंचाया है। तभी पीछे स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चलने लगी। वीर उन तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए आगे बोला, यह उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की तस्वीरें हैं जो हमें साफ दिखाती हैं कि चिकनकारी की कला को किस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। और इस तस्वीरों में हमारी बिक्री की संख्या भी स्पष्ट है, जो दिखाती है कि लोग हमारी कला को पसंद कर रहे हैं और हमारी मेहनत का समर्थन कर रहे हैं। और ये हमारे मिल की कुछ तस्वीरें जो हमें ये बताती हैं कि हम सब ने मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदला है। तभी पार्टी में लोगों का उत्साह बढ़ने लगा और नारे लगने लगे, योगी जी हम आपके साथ हैं, योगी जी आप महान हैं। बिंदु भी अपने बाबा को पूरे उत्साह के साथ नारे लगाते हुए देख रही थी। तभी योगी जी ने अपना हाथ उठाकर लोगों को शांत होने का इशारा किया। योगी जी ने स्टेज पर आकर वीर को गले लगा लिया और फिर लोगों की तरफ देखते हुए बोले, हमें बहुत बेसब्री से इसी दिन का इंतजार था। हमारा पोता वीरेंद्र अब इस काबिल हो गया है कि वो अब गुप्ता चिकन वाले का कारोबार संभाल सके। मुझे पूरा भरोसा है कि वीर चिकनकारी के इस कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तभी बिंदु की नज़र योगी जी पर पड़ी। वो इस उम्र में भी एकदम फिट नजर आ रहे थे। वो कुछ देर तक योगी जी के चेहरे को गौर से देखती रही और तभी कुछ पुरानी यादों ने उसे घेर लिया। बिंदु को वो समय याद आने लगा जब कुछ साल पहले उसने योगी जी को बहुत करीब से देखा था। बिंदु की शक्ल उतर गई थी। वो अनमने मन से पार्टी एरिया से दूर जाने लगी। बिंदु की नज़रों के सामने 15 साल पुरानी घटना चलने लगी। नहीं, हम पनौती नहीं हैं। हमने नहीं मारा अपने पति को। हम क्यों मारेंगे उनको? बिंदु रोते हुए जमीन पर बैठ गई थी। साहब, आप लोग इस मासूम शक्ल पे
मत जाना, डायन है ये डायन। मेरे घर में कदम रखते ही मेरे बेटे को खा गई। इसको अभी के अभी इस गांव से निकाल दीजिए, नहीं तो पनौती जाने और किस किस को खा जाएगी। बिंदु की सास आनंदी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं सरपंच जी, बिंदु तो अभी छोटी बच्ची है। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बच्ची का कोई दोष नहीं है। वो तो आनंद बाबू ही पीकर गाड़ी चला रहे थे, विट्ठल ने डरते हुए कहा। तभी अचानक से आनंदी गुस्से में चिल्लाई, खामोश, अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे पर मत डालो, समझे। बिंदु कुछ सोचते हुए कुछ दूर निकल आई थी। उसे पता नहीं चला कि दो अनजान आंखें उसका पीछा कर रही थी। बिंदु याद करती है कैसे विट्ठल और ललिता उस वक्त आनंदी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी आगे की कहानी आपको पार्ट 3 में मिलेगी।